नमस्कार। आज से हम हिंदी व्याकरण प्रश्नोत्तरी शुरू कर रहे हैं। जो भी किसी भी स्टेट का टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड या आरपीएससी ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज की प्रश्नोत्तरी होगी उसका टॉपिक होगा स्वर एवं व्यंजन। स्वर एवं व्यंजन से संबंधित आज की क्लास में हम प्रश्न देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर 1 शब्द, स्वर, व्यंजन या वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? इसका सही आंसर है वर्ण। अब देखिए वर्ण क्या है? ध्वनि का वह लिखित रूप, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण या अक्षर कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण या अक्षर कहलाता है। इसका सही आंसर होगा 4 वर्ण। अगला प्रश्न है, हिंदी में मूलतः वर्ण कितने होते हैं? हिंदी में यानी कि हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? देखिए हिंदी में मूल वर्ण की संख्या 46 होती है। कितनी होती है? 46। इसमें ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा, 46। वैसे हिंदी में जो वर्ण होते हैं वो 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52। इसमें से 4 जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र, और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, ड और ढ। इन 6 वर्णों को यदि हटा दिया जाए तो हिंदी में मूल वर्ण 46 होते हैं। कितने होते हैं? 46 होते हैं, क्योंकि छ, त्र, ज्ञ और स्र ये दो वर्णों के मेल से बने हुए होते हैं, और ये ड और ढ ये उत्क्षिप्त वर्ण होते हैं। इन्हें मूल वर्णों में स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 40। तो अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 स्वर, वर्ण, व्यंजन या अक्षर। देखिए हिंदी भाषा में स्वतंत्र रूप से जो ध्वनियां बोली या लिखी जाती हैं वो होती हैं स्वर। क्या होती हैं? स्वर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर 1 स्वर। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वर कहते हैं यानी कि स्वर किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है, जिनका उच्चारण लघु एवं गुरु में होता है, जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न के होता है। सॉरी, इसमें विघ्न बाधा के होता है। विघ्न बाधा के होता है। थोड़ी मिस्टेक हो गई। जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है या जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा नंबर 2, जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है, यानी कि जिनका उच्चारण करते समय कोई भी अवरोध या विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं होती है। देखो जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, स्वरों की सहायता से जिनका उच्चारण होता है वो व्यंजन होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 2, जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से अग्र स्वर नहीं है। अब देखिए इसमें पहचान करिए कि अग्र स्वर कौन सा नहीं है। नंबर 1 अ, ए, ई या फिर ए। तो देखिए जिह्वा के प्रयुक्त होने वाले भाग के आधार पर हम स्वरों के 3 भाग करते हैं। कितने भाग करते हैं?
तीन भाग करते हैं। पहला है अग्र स्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर और तीसरा होता है पश्च स्वर। देखिए अग्र स्वर क्या होते हैं, पहले हम पश्च स्वर की बात करेंगे, जिनके उच्चारण में जिह्वा का अंतिम भाग प्रयुक्त होता है। कौन सा भाग प्रयुक्त होता है, यानी कि जिह्वा का जो अंतिम भाग, जो सबसे पीछे वाला हिस्सा प्रयोग में लाया जाता है, वो होते हैं पश्च स्वर कहलाते हैं। ये आ, उ, ओ तथा औ होते हैं। ठीक है, तो पश्च स्वर संख्या में 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। जो अंग्रेजी से आगत वर्ण है औ, ये भी जिह्वा के पिछले भाग से उच्चारित होता है, तो इसलिए इसे सम्मिलित करके इनकी संख्या 6 हो जाती है, लेकिन हिंदी में इनकी संख्या 5 है। जो मध्य स्वर होता है ये होता है अ। और अग्र स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का अग्र भाग प्रयुक्त होता है, वे अग्र स्वर होते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। ई, ए और ऐ। री को भी अग्र स्वर में ही सम्मिलित किया जाता है, लेकिन ये तत्सम वर्ण है। कौन सा है? तत्सम स्वर है। तो इस तरह से अग्र स्वर इसमें से कौन सा हो गया? आ, ये मध्य स्वर है। ई, ए या ए। ठीक है, तो देखिए इसमें अग्र स्वर नहीं है। इसमें अग्र स्वर देखिए ए भी है, ई भी है और ऐ भी है। इसमें से जो आ है ये मध्य स्वर है। कौन सा स्वर है? मध्य स्वर है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? तो बताइए हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 1, ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। तो देखिए हिंदी में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। कौन सा? प्लुप्त स्वर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में अंग और अ क्या है? अंग और अंग क्या है? ऑप्शन नंबर 1 स्वर, व्यंजन, संयुक्त अक्षर या अयोगवा। तो देखिए स्वर, हिंदी में स्वर 11 होते हैं। अ, आ, ई, ऐसे करके ये औ तक 11 स्वर होते हैं। व्यंजन क, ख, ग होते हैं। संयुक्त अक्षर अभी हमने चर्चा की थी, छ, त्र और ज्ञ। अब स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले जिन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं वो अयोगवाह कहलाता है, यानी कि अंग और अंगय ये क्या है? ये अयोगवाह है। तो ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही रहेगा, अयोगवाह। अगला प्रश्न देखते हैं। शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द से पहले आएगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 श्रमिक। जो श्रद्धा शब्द है ये श्रमिक से पहले आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 मूल स्वर, ऑप्शन नंबर 2 प्लुप्त स्वर, ऑप्शन नंबर 3 संयुक्त स्वर और ऑप्शन नंबर 4 अयोगा। तो देखिए जो मूल स्वर होते हैं वो 4 होते हैं, अ, ई, उ और री। और जो ये इनमें एक मात्रा का समय लगता है और जो दीर्घ स्वर होते हैं उनमें 2 मात्राओं का समय लगता है। प्लुप्त स्वर में 2 मात्राओं से भी यानी कि दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 प्लुप्त स्वर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं? तो देखिए आ, उ, ए ये तीनों ही स्वर हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में जो न है ये स्वर नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद होते हैं? यानी उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद होते हैं? तो इसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं। इनके 3 भेद होते हैं, जिनमें अग्र स्वर है, पश्च स्वर है और तीसरा है मध्य स्वर। इनको हम पिछले प्रश्न में देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती हैं वे क्या कहलाती हैं? देखो जितने भी जो व्यंजन होते हैं, क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। उन सभी का उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता पर लेनी पड़ती है। किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वरों की सहायता के व्यंजनों का उच्चारण नहीं किया जाता है। इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 व्यंजन, यानी कि व्यंजनों को बिना स्वरों की सहायता से उच्चारित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से एक स्पर्श व्यंजन है। अब देखिए जो स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। इसमें स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों में विभाजित किए गए हैं। का वर्ग में का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, ये पांचों में जो अक्षर आते हैं, जैसे का वर्ग में का, खा, गा, घा, णा तक आते हैं। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा आदि वर्ण आते हैं। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा आते हैं और ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना आते हैं और पा वर्ग में पा, फा, बा आदि वर्ण आते हैं। तो ये जो 25 होते हैं ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। ये जो सा है ये ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है, सा, सा, शा और हा, यानी तीनों सकार और हा ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। ये जो ला है ये अंतस्थ व्यंजन में आता है। अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला और बा ये अंतस्थ व्यंजन है। और जो ये हा है ये भी ऊष्म व्यंजन में आता है। तो इसमें से स्पर्श व्यंजन छ है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 छ। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? अब देखिए
जो हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमा अक्षर होते हैं उनका उच्चारण स्थान क्या है? तो देखिए का वर्ग में पंचमा अक्षर न होता है, चा वर्ग में न होता है, चा वर्ग का टा वर्ग का ड होता है, ता वर्ग का न होता है और पा वर्ग का में म होता है। ये पांचों जो वर्ण हैं ये पांचों वर्गों के पंचमाक्षर हैं। ठीक है, तो इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? इनका उच्चारण स्थान अनुनासिक होता है। क्या होता है? अनुनासिक होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अनुनासिक। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतस्थ व्यंजन है। देखो ये जो क्षेत्रीय ज्ञान है ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। कैसे होते हैं? ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये जो क्षेत्रीय ज्ञान है ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन होते हैं। सा और हा ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। कैसे होते हैं? ये ऊष्म व्यंजन। ये अयोगवाह हैं। अंग और अंग ये अयोगवाह हैं। या रा ला बा ये अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। किस में आते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4 या रा ला बा। अगला प्रश्न देखते हैं, सा हा व्यंजन है, उच्छिप्त व्यंजन है, ऊष्म स्पर्श है या संयुक्त व्यंजन है? तो देखिए सा हा ये इनका ये जो व्यंजन होते हैं ये कैसे होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। इनके बारे में अभी हमने चर्चा की थी। उच्छिप्त व्यंजन डा और ढा होते हैं। कौन से होते हैं? डा और ढा होते हैं। स्पर्श व्यंजन च छ जा ये पांचों वर्ग होते हैं। संयुक्त व्यंजन में हमने देखा था छ त्र ज्ञा और श्रेय होते हैं। लेकिन सा और हा ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ऊष्म व्यंजन। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्छिप्त व्यंजन है। उच्छिप्त व्यंजन है, सॉरी ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। इसकी जगह पे ढ होगा। क्या होगा? ढ। तो देखिए सा ये जो तीनों सकार हैं ये ऊष्म व्यंजन है। या रा ला ये अंतस्थ व्यंजन है। छ त्र ज्ञा ये संयुक्त व्यंजन है। लेकिन जो ये डा और ढा है ये उच्छिप्त व्यंजन है। कैसे हैं ये? उच्छिप्त व्यंजन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 डा और ढा। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्छिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। उच्छिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है आरजू में, पढ़ाई में, खसरा में या फिर जफर में। तो देखिए उच्छिप्त ध्वनियां अभी हमने पढ़ी थी, दो होती हैं डा और ढा। तो इसमें उच्छिप्त ध्वनि है ढ। क्या है? ढ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पढ़ाई में। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के मेल से बना है? ज्ञा वर्ण किन वर्णों के मेल या संयोग से बना है? तो देखिए जो ज्ञा होता है ये जा और ढा के योग से बना है। किसके योग से बना है? जा और ना के योग से। जा और ना के योग से बना है। इसमें आधा जा और ना का प्रयोग, न का प्रयोग किया जाता है। वैसे हिंदी उच्चारण करते समय इसका उच्चारण ग और य होता है, यानी कि ज्ञ होता है। लेकिन ये जो वर्ण है ज्ञ ये जा और ना के योग से बना है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जा और ना। अगला प्रश्न देखते हैं। छ, त्र और ज्ञा की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। इनका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में ही होता है। ये व्यंजन अर्ध स्वर माने जाते हैं। ये वर्ण पूर्णतः स्वतंत्र व्यंजन है। तो देखिए इसमें ये ना ही तो पूर्णतः स्वतंत्र व्यंजन है क्योंकि ये जो छ, त्र, ज्ञा है ये प्रत्येक दो दो वर्णों के योग से बना हुआ होता है, ठीक है। और इनका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में भी नहीं होता है, इनका प्रयोग तद्भव शब्दों में भी किया जाता है। ये व्यंजन अर्ध स्वर माने जाते हैं, ये व्यंजन अर्ध स्वर भी नहीं माने जाते हैं। तो ये संयुक्त व्यंजन है। कैसे हैं ये? संयुक्त व्यंजन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ये संयुक्त व्यंजन है। तो अगला प्रश्न है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, चलिए देखते हैं। देखिए 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? ऊष्म व्यंजन जो सा, श और हा होते हैं, और 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? अंतस्थ व्यंजन, या, रा, ला, बा, अंतस्थ व्यंजन। तो इस तरह से इनकी संख्या हो गई 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 3 और यहाँ पे 3। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 33 हो गई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 33। तो हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? अब देखिए जो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। स्वर व्यंजनों का वर्गीकरण किया है। तो देखो हमें इसमें कंठ ध्वनियां देखनी है। ये जो पा, फा, बा, भा, मा होता है, इसका उच्चारण स्थान होस्ट होता है। क्या होता है? होस्ट। ये होस्ट ध्वनियां हैं। का, खा, गा, घा, इनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है, तो ये कंठ ध्वनियां हैं। टा, ठा, ठा, ये इनका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है, तो ये मूर्धन्य ध्वनियां हैं। और चा, छा, जा, इनका उच्चारण स्थान तालव्य है, यानी कि इनका उच्चारण स्थान तालु से होता है, तो ये तालव्य ध्वनियां हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, का, खा, गा, घा। इन व्यंजनों का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, तो इन्हें कंठ ध्वनियां कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। मूर्धन्य, तालव्य, दंत्य या होष्ठ। तो देखिए ये जो तीनों सकार हैं, हा हैं, ये ऊष्म व्यंजन में आते हैं और इनका उच्चारण स्थान चारों का ही अलग अलग होता है। स, स और हा। तो देखिए जो हा ध्वनि है इसका उच्चारण स्थान कंठ है। क्या है? कंठ। हा का उच्चारण कंठ से होता है। सा का उच्चारण दंत से होता है। किससे होता है? दंत से होता है, तो ये दंत है। और ये वाला सा है, षटकोण वाला सा, इसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। क्या है? मूर्धन्य, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। तो ये जो सा है इसका उच्चारण स्थान तालु से होता है। किससे होता है? तालु से होता है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2, तालव्य। अगला प्रश्न देखते हैं,
मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? देखो अभी हमने स्पर्श व्यंजनों को देखा था, उनके उच्चारण स्थानों को भी देखा था। चा का उच्चारण स्थान, चा का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालव्य होता है, तालु से बोले जाते हैं तो ये तालव्य होता है। ता था दा ये दंत्य ध्वनियाँ होती हैं। पा पा बा ये होष्ठ ध्वनियाँ होती हैं। लेकिन जो ये टा ठा डा है, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, इसलिए ये मूर्धन्य ध्वनियाँ होती हैं। कौन सी होती हैं? मूर्धन्य ध्वनियाँ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, टा ठा डा ढा। अगला प्रश्न देखते हैं। ता था दा धा सा आदि का उच्चारण स्थान है। तो देखिए ता था दा धा और सा इनका उच्चारण स्थान है। इनका उच्चारण स्थान देखिए तालव्य, तालव्य, दंत्य, मूर्धन्य, दंत्योष्ठ। तो देखिए जो ता था दा धा सा है, इनका उच्चारण स्थान दंत्य होता है। क्या होता है? दंत्य होता है। अभी हमने तीनों सकारों के बारे में भी बात की थी, जिसमें हा का उच्चारण, जिसमें सा का उच्चारण स्थान तालव्य था, सा का उच्चारण स्थान मूर्धन्य था, और ये जो सा होता है इसका उच्चारण स्थान दंत्य होता है। तो ता था दा धा सा इनका उच्चारण स्थान दंत्य होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, दंत्य। दंत्योष्ठ वाह होता है मूर्धन्य में, हमें पता ही है। टा ठा डा आते हैं। तालव्य में चा 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 छा जा आदि वर्ण आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों होष्ठ द्वारा श्वास का अवरोध होता है वे क्या कहलाते हैं? यानी कि जिन व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं तो उनके उच्चारण में दोनों होष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है तो वे क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन, होष्ठ व्यंजन, तालव्य व्यंजन या कंठ्य व्यंजन। देखिए कंठ का उच्चारण, जो कंठ्य व्यंजन है उसका उच्चारण कंठ से होता है, तो इसमें होठों का यूज तो होता ही नहीं है। तालव्य व्यंजन में तालु का होता है। मूर्धन्य में मूर्धा का, जी मूर्धा से स्पर्श करती है। लेकिन जो होष्ठ है, होष्ठ व्यंजन में श्वास का अवरोध होता है, इन दोनों होठों के द्वारा श्वास का अवरोध होता है। जैसे पा, फा, बा, दोनों होठों का यूज करके इनका उच्चारण किया जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, होष्ठ व्यंजन। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि नीचे का होठ पूरी तरह से काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? ल, व, ध या ख। तो देखो जिस वर्ण के उच्चारण में हम होठों का यूज किया जाता है, यानी कि दंत ओष्ठ का यूज किया जाता है, उस ध्वनि पर होठ काटने पर उसके उच्चारण में कठिनाई हो सकती है। जैसे वा, वा का उच्चारण करते समय हमारे दो जो दांत हैं वो होठों का स्पर्श करते हैं। यदि होठों को पूरी तरह से काट दिया जाएगा तो बा के उच्चारण में कठिनाई होगी। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वा। अगला प्रश्न देखते हैं। बा व्यंजन का उच्चारण स्थान है। तो बा व्यंजन का उच्चारण स्थान हमने अभी देखा था, दंत्य, दंत्य, मूर्धन्य, होष्ठ या दंत्योष्ठ। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, दंतोष्ठ। अगला प्रश्न देखते हैं। वत्स्य व्यंजन कौन सा है? यानी वत्स्य व्यंजन कौन सा है? न, ता, सा या हा। देखिए हा ऊष्म व्यंजन होता है, सा भी ऊष्म व्यंजन होता है, ता तालव्य होता है। लेकिन जो ये ना है, न वत्स्य व्यंजन है। किसकी श्रेणी में आता है? ये वत्स्य व्यंजन की श्रेणी में आता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1,
न। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है। स्वर रहित रा का प्रयोग किस में हुआ है, ये देखना है हमें। तो देखो स्वर रहित देखते हैं, ये जो ट्रक है ये आधा टा प्लस रा प्लस का के मेल से बना है। त्राटक में ता रा प्लस टा प्लस का प्रयोग हुआ है। शत्रु में सा आधा ता रा प्लस ऊ का प्रयोग हुआ है। लेकिन जो ये पुनर्निर्माण है, क्या है, पुनर्निर्माण है। इसमें जो निर्माण शब्द में नी प्लस र यानी कि आधे रा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसमें किसका प्रयोग हुआ है, आधे रा का प्रयोग हुआ है, यानी कि इसमें स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है। इस रा में स्वर नहीं है, और जो स्वर रहित रा होता है वो अक्षर के ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पुनर्निर्माण में। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज हमने स्वर और व्यंजन पर आधारित 30 प्रश्नोत्तरी देखी थी। तो अगली क्लास में हम ऐसी प्रश्नोत्तरी लेके आएंगे। धन्यवाद।